देखो जी थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर दे विच की हुंदा थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर आप गल करिए तो देयर आर बेसिकली 4 थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। सब तो पहली थ्योरी जी है दैट इज नैट इनकम अप्रोच। नैट इनकम अप्रोच बेटे की कहती है नैट इनकम अप्रोच कहती है कंपनी को डिफरेंट सोर्सिस होंगे ने यूज़ करने वास्ते। कंपनी डिबेंचर भी यूज़ कर सकती है, इक्विटी भी यूज़ कर सकती है, प्रेफरेंस भी यूज़ कर सकती है। बट अगर नैट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंगली अगर कंपनी अपनी वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ाना चाहती है एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल ते कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटाना चाहती है दैन अकॉर्डिंग टू नैट इनकम अप्रोच दे शुड यूज मोर एंड मोर डिबेंचर्स। उन्होंने ज़्यादा तो ज़्यादा डिबेंचर्स यूज़ करने चाहिए। ठीक है ना। सो नैट इनकम अप्रोच का फंडा यही है कि देयर शुड बी मोर यूज ऑफ डिबेंचर इन योर कैपिटल स्ट्रक्चर। अगर तुसी अपने कैपिटल स्ट्रक्चर से ज़्यादा तो ज़्यादा डिबेंचर यूज़ करते हो सो दैट विल बी बेनीफिशियल फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। राइट। हुण इहदे विच की हैगा वा देखो अगर आप नैट इनकम अप्रोच की गल करिए नैट इनकम अप्रोच के सब तो पहला आप वैल्यू ऑफ फर्म कढ़नी होंगी। प्लीज़ लिसन टू मी प्रॉपरली। वैल्यू ऑफ फर्म कढ़न का फॉर्मूला होंदा एस प्लस डी। नाउ व्हाट इज एस प्लस डी? एस होंदा वा मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, डोंट रिपीट प्लीज, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स ते डी फॉर डिबेंचर्स। सो ये की है बेसिकली बेटे आपां की कंपनी नूं फाइनांस करने वास्ते दो चीज़ां यूज़ कर रहे हैं। एक आप यूज़ कर रहे हैं डिबेंचर ते दूसरे आप यूज़ कर रहे हैं शेयर्स। राइट। तां करके वैल्यू ऑफ फर्म कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म इन्हां दोनों के बराबर होंदी है। हुण बेटा 99% तुहानूं सम दे विच डिबेंचर्स दिते होंदे ने कि असीं 9 लाख के डिबेंचर यूज़ कर रहे हैं। मैं इत्थे एक एग्जाम्पल लै लैंदा बड़ी गल। ठीक है ना। एग्जाम्पल लै लैंदे कि यू आर ऑलरेडी यूजिंग द डिबेंचर्स ऑफ 9 लाख ये दसे होणगे। राइट। उस तो बाद नैक्सट की आ सानू कैलकुलेट करनी पैंदी आ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। हुण मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स असीं किवें कैलकुलेट करांगे? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स सानू कढण दा एक फॉर्मूला हुंदा राजे। सैकेंड फॉर्मूला जिहड़ा इहदे विच यूज़ हुंदा इस अप्रोच दे विच ओह हैगा वा उहनूं कहंदे ने इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जिहनूं आपां KE नाल डिनोट करदे हां। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट। इहदा फॉर्मूला हुंदा वा बेटे इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कड्ढण दा EBIT ओवर EBIT नहीं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। राइट। सानू इस फॉर्मूले दे विच व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नैट इनकम अप्रोच सानू इस फॉर्मूले दे विच ऑलरेडी KE दिता हुंदा। ठीक है ना। जिदा फॉर एग्जाम्पल आप अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर कढ़ ली। मैं एक एग्जाम्पल लै रहा 20,000 की। यह किहड़ा प्रॉफिट हुंदा वा ये आप कई बारी कर चुके हैं कि जिहड़ा लास्ट वाला प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स वास्ते बच जाता वा ये वो प्रॉफिट हुंदा। सपोज करो ये साडे कोल 20,000 बचिया उस तो बाद इक्विटी शेयर कैपिटल असी कढ़नी है इनू आप एक्स लै लैंदे क्योंकि आप कैलकुलेट फाइंड आउट करनी है क्योंकि आप वैल्यू ऑफ फर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है। उहदे लई सानू डिबेंचर चाहिए ने ते मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स चाहिए है। डिबेंचर साडे कोल ऑलरेडी हैगे ने ते मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स असी कढ़दे पे। ठीक है ना। ये सपोज करो 10% हैगा इक्विटी कैपिटल इट इज़ ऑल्सो गिवन टू यू। ये तुहानू हमेशा गिवन हुंदा इस अप्रोच दे विच। ठीक है। तुसीं क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ी जिहड़ी एस आ जानी है चाहे तुसीं इहनूं एस ही लिख दो इत्थे क्योंकि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर आ तां थोड़ी जिहड़ी एस आ जानी है वो 2 लाख आ जाना। हुण साडे कोल बेटे डिबेंचर्स ऑलरेडी दिते हुए ने कंपनी ने किन्ने दे ने 9 लाख दे ते मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर असीं कढ ली। सो साडी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ जाऊगी 9 लाख प्लस
कितना 2 लाख आ गई थोड़ी वैल्यू ऑफ फॉर्म वो कितनी आ गई बेटा 11 लाख आ गई समझ आया मेरी गल उस तो बाद बेटे ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਨੈਕਸਟ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਆਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਓਵਰਆਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਆਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਥਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਓਵਰਆਲ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ दैट ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੋਰਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੋ ਕਾਸਟ ਆਫ ਕੈਪੀਟਲ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਵਾਟ ਆਰ ਦਾ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਆਰ ਯੂ ਆਰ ਪੇਇੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਸ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਡਿਬੈਂਚਰ ਹੋਲਡਰ मतलब डिबेंचर होल्डर ने जिन्होंने साड़ी कंपनी पैसा लगाया उन्होंने तुसीं ब्याज दिंदे हो इंटरस्ट दिंदे हो जे किसी कंपनी के आप शेयर्स के पैसा लगाया लोगों ने तो उन्होंने डिविडेंड दिता जाता सो ये कंपनी लिए की होंगी कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट का मतलब होंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डैट क्योंकि साडे कोल दो कॉस्टिज होंदियां ने ठीक है असीं ये मान के चल रहे हैं कि असीं दो सोर्स यूज कर रहे हैं राइट बेटे कॉस्ट ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डैट इन्हां दोनों नूं मिला के ही साडी ओवरऑल कॉस्ट बनती है जिन्हों असीं KO कहने राइट KO ते KO कड्ढण दा फॉर्मूला की हुंदा वा एक तां मैं आ फॉर्मूला दसदा इहदा दूसरा फॉर्मूला की हुंदा वा KO इज इक्वल टू EBIT ओवर V मतलब वैल्यू ऑफ फॉर्म EBIT इनू लॉजिक नूं समझण की कोशिश करो देखो जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया ध्यान नाल सुनियो जो भी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया अगर साडे को जो भी EBIT है वो सारे का सारा किन्ना नूं जाना वा देखो EBIT चो सब तो पहला माइनस हुंदा इंटरस्ट सबनूं पता बार बार ये चीज़ां रिपीट करन दा कारण ये आ कि इट विल स्टोर इन योर माइंड परमानेंटली कि सब तो पहला EBIT चो इंटरस्ट माइनस हुंदा जो आपां डिबेंचर होल्डर नूं देना हुंदा टैक्स माइनस हुंदा जो आपां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नूं देना हुंदा उस तो बाद प्रैफरेंस डिविडेंड माइनस हुंदा जो आपां प्रैफरेंस शेयर्स नूं देना हुंदा लास्ट च जिहड़ा प्रॉफिट बचदा वो किन्ना वास्ते बचदा इक्विटी वास्ते कहण दा मतलब जिहड़ा EBIT हुंदा इट इज़ मेंट फॉर द परसनस हू आर इन्वेस्टेड इन योर ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो डिबेंचर ने चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर ने चाहे वो प्रैफरेंस शेयर होल्डर ने ये EBIT उन्हां सब दे विच वंडिया जांदा ते साडी कॉस्ट ही हुंदा ओवरऑल दैट मीनस सानू तो मिलना नहीं सानू तो EBIT चो सिर्फ पता किहड़ा पार्ट मिलना रिटेन अर्निंग का जिहड़ा थोड़ा बहुत असीं साम के रखिया वो भी अगर कंपनी रखती है तां राइट ओके देखो हुण EBIT इत्थे मैं असम्पशन लैना कि अपनी EBIT सीगी जिहड़ी वो सीगी बेटे 1 लाख दी जिहड़ी आपां वंडणी है सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यूएशन फॉर्म तुसीं कढ ली है किन्ने दी 11 लाख 1 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख इंटू 100 कितना आ गया 1 लाख डिवाइडेड बाय 11 लाख इंटू 100 साडा आ गया जी 9% 9.09 वट डज इट मीन इट मीन हरेक बंदे नूं हर एक बंदे नूं जो तुहाडे नाल जुड़िया होया वैदर इट इज़ इक्विटी शेयर होल्डर वैदर वो डिबेंचर होल्डर आ चाहे वो प्रैफरेंस शेयर होल्डर अगले नूं ऑन एन एवरेज 9% रिटर्न मिलती पई है तो थानू 9% कॉस्ट पै रही है गल समझ आ गई मेरी कि नहीं क्योंकि बेटे जिहड़ा प्रॉफिट आ दैट इज़ मैंट फॉर द परसन हू आर इन्वेस्टेड इन द ऑर्गेनाइजेशन ये उन्हां वास्ते हुंदा वा जिन्हां ने ऑर्गेनाइजेशन च पैसा लाया डिबेंचरां नूं व्याज दे दिंदे आ प्रैफरेंस शेयर होल्डर्स नूं डिविडेंड दे दिंदे आ इक्विटी शेयर होल्डर्स नूं प्रॉफिट दे दिंदे आ गवर्नमेंट नूं टैक्स दे दिंदे राइट ठीक है थोड़ा जिहा एक पोर्शन आ जिहड़ा वो आपां रिटेन अर्निंग का रखिया हुंदा की ये पॉइंट फॉलो हो गया हुण ये जिहड़ी अप्रोच कहंदी आ ये अप्रोच की कहंदी आ अगर कंपनी चाहती आ इफ द कंपनी वांट टू इंक्रीज इट्स वैल्यू ऑफ फर्म एंड वांट टू डिक्रीज इट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल then a company should use more and more debentures in their concerned organization ठीक है बेटे ये नेट इनकम अप्रोच दा मेन पॉइंट राइट क्लियर सो शुड आई रेज इट अगले ते चलिए लोड़ ही नहीं तुसी वीडियो भेज दूंगा मैं सर इनटू 100 दोनों दे विच यस बेटे क्योंकि बेटा एक मिनट सुनियो इनटू 100 होना तां वा बेटे
क्योंकि आप ये परसेंटेज कढ़नियां चीज़ां वो ऑलरेडी परसेंट बुक च कई बार वो लिखते नहीं है लेकिन पाना होंगे, ठीक है। सो क्लीयर है बेटे, ओके। सो नेक्स्ट अप्रोच की है राजे, बेटे प्लीज तुसी साथ ना दे रहे हो। सही गल नहीं नहीं इदां दी कोई गल नहीं। ये कन्वर्सेशनां विचों कट्टियां जा सकदियां हुंदियां नहीं जिद्दां मैं चाह चुप पी रहा। नेक्स्ट हैगा बेटे, नेक्स्ट हैगा वा ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच बेटे, ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच की कहती है, ये कहती है वट एवर बी द सोर्सिज ऑफ फाइनेंस यू आर यूजिंग दे विल नॉट इफेक्ट द वैल्यू ऑफ फर्म। ये कहते हैं जी, ये अप्रोच कहती है चाहे तुसी डिबेंचर यूज कर लो, चाहे तुसी इक्विटी यूज कर लो, चाहे तुसी प्रेफरेंस यूज कर लो, या फिर जिन्ने मर्जी डिबेंचर बढ़ा लो, जिन्ने मर्जी डिबेंचर घटा लो। बेसिकली फोकस इज ऑन डिबेंचर। सो क्योंकि वो डेट फाइनेंसिंग होंदी है, सानू ब्याज देना पैंदा। वो कहती है जिन्ने मर्जी तुसी डिबेंचर बढ़ा लो, जिन्ने मर्जी डिबेंचर घटा लो, तुहाडी वैल्यू ऑफ फर्म ते इफेक्ट नहीं पैंदा। इहदा मतलब ये हैगा वा कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ डिबेंचर्स on there is no effect of debentures on the value of firm of the company। देखो नो इफेक्ट ऑफ डिबेंचर्स ऑन द वैल्यू ऑफ फर्म ऑफ द कंपनी। ये की है बेटे, देखो ध्यान ना सुनियो, ये की आ कि फॉर्मूले उही आ बट ये थोड़े जे चेंजिस हो जाने आ। फॉर्मूलेस नूं ना थोड़ा जिहा अलग तरीके दे नाल चेंज कर दिता जाऊगा। किवें चेंज कर दिता जाऊगा? जिद्दां देखो पहला आपां फॉर्मूला कढ़िया सी वैल्यू ऑफ फर्म दा। देखो वैल्यू ऑफ फर्म दा फॉर्मूला सी की सीगा S+D, राइट। ये वैल्यू ऑफ फर्म दा फॉर्मूला हुंदा EBIT ओवर KO। याद आपां थर्ड फॉर्मूला कीता सीगा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दा, ये पहले नंबर पर यूज हुंदा। इस अप्रोच दे विच तुहानूं ओवरऑल कॉस्ट पहला ही मैंशन हुंदी है, राइट। EBIT ओवर KO इस वैल्यू ऑफ फर्म इदां निकलदी है। एग्जाम्पल लैने उही वाली जिहड़ी आपां EBIT आपां किन्नी लई सी 1 लाख, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गई सी साडी 9%, तो साडी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आ गई? प्लीज़ कैलकुलेट करो। हाँ जी, नहीं गलत आ गई, गलत कह रहा हूँ, दोबारा देखो। इज देयर एनी डाउट इन एनी पर्सनस माइंड कि KO की है? क्लियर है ना सब लोग? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट करो फिर एक मिनट प्लीज, कैलकुलेट करो। चलो मतलब 11,11,111 रुपए की अपनी वैल्यू ऑफ फर्म आ गई, ठीक है, ठीक है। 11,11,111 रुपए की वैल्यू ऑफ फर्म आ गई, राइट। उस तो बाद असीं इहदे च किदां कढ़दे हुंदे सी? एस अलग वे दे नाल कढ़दे हुंदे सी। उस तो बाद इहदे च जिहड़ी एज वी नो कि वैल्यू ऑफ फर्म दा आ भी फॉर्मूला हुंदा वा, ठीक है ना। सो इहदे च असीं आ चीज़ कैलकुलेट कर ली है। आ चीज़ सानू ऑलरेडी गिवन होंदी है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कितने डिबेंचर यूज कर रहे हैं। तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर साडी किवें आऊगी? V - S = D। कुछ नहीं है, फॉर्मूलेज जस्ट थोड़े जे चेंज होए ने, फॉर्मूले जस्ट थोड़े जे ना, मतलब आपां उह च वैल्यू ऑफ फर्म पहला कढ़ ली, उहदे चों मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कढ़ लिया, ठीक है।
सो साडा वैल्यू ऑफ फॉर्म हैगी आ 1,11,111 इस असीं माइनस कर देंगे डिबेंचर्स जो कि आप अज्यूम करते पे हैं कि असीं 9 लाख के यूज़ किए एंड यू विल गेट द रिमेनिंग अमाउंट एज एन मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स 11 लाख 11,11,111 माइनस 9 लाख 2,11,111 2,11,111 ये साढ़े की आ गई एस आ गई राजे ठीक है ना एस का मतलब मार्केट वैल्यू क्लीयर होया पॉइंट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਵੇ ਨਾਲ ਫੋਲੋ ਹੋਏ ਆ ਬਟ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਬੈਂਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਬੈਂਚਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਯੂਅਰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਾਰਮ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਹ ਸੀਗੀ थर्ड मैं ये कढ़ना होंदा उहदे च मैनूं इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट दिता होया सी इहदे च मैं इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट कढ़ना होंदा ठीक है ना फॉर्मूला वही अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल या मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100 ठीक है बेटे और अर्निंग अवेलेबल याद होवे थानू आपां 20,000 लई सी आई गैस ठीक है इक्विटी शेयर कैपिटल असीं कढ ली 2,11,111 इनटू 100 साडा इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आ गया ठीक है बेटे सो आ अप्रोच थानू क्लीयर है कितने परसेंट आ गई 20,000 9.47 9.47 की बेटे की लिखा है वो आप कर चुके आ चीज वो एस कढ़ने का फॉर्मूला बेटे नहीं ये दिता नहीं होना इन्होंने लास्ट दिता होंगे राजू अगर मैंशन हो लिखा होंगे आ देखो उपर लिखा है बट इन्होंने उस वे इन्होंने कहता EBIT माइनस इंटरस्ट क्योंकि ये टैक्स वगैरह होंगे नहीं जिथे मैं वर्ड यूज कर लिया ना एक मिनट गल सुनियो जिथे मैं लिख लिया ना अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर उत्थे वो वर्ड यूज करते हैं EBIT माइनस इंटरस्ट कारण EBIT माइनस इंटरस्ट दे आर यूजिंग बिकॉज वो ये मन के चलते हैं कि ना ही साडे कोल टैक्स आ गवर्नमेंट नूं देण वास्ते ना ही असी प्रैफरेंस शेयर यूज कर रहे हैं इसलिए डिविडेंड आ मैं तुहानूं रिपीट कर दिना मैं इहनूं एक्सप्लेन कर दिना पहलियां दो अप्रोचिस जिहड़ा तुहाडा सम आ वो अर्निंग एक मिनट प्लीज़ लिसन टू मी अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर की जदों मैं गल कर रहा वो की यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं इनू इदा EBIT माइनस इंटरस्ट क्योंकि जड़ियां पहलियां दोनों अप्रोचिस ने उन्हां दोनों अप्रोचिस दे विच ना टैक्स हुंदा वा ना वी आर यूजिंग द प्रैफरेंस शेयर्स फिर आपां किद्दां कढदे हुंदे आ अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर EBIT जो माइनस हुंदा इंटरस्ट राइट इंटरस्ट केड़ा जिहड़ा आपां लोन वगैरह लाए हुंदे ने या डिबेंचर्स वगैरह उहदा इंटरस्ट माइनस हो जाता ये आ जाता EBT इस तो बाद माइनस हुंदा टैक्स जो आपां गवर्नमेंट नूं पे करदे हां ठीक है ये आ जाता EAT अर्निंग आफ्टर टैक्स उस तो बाद आपां पे माइनस करना हुंदा प्रैफरेंस डिविडेंड नाल ही तुसीं लिसन टू मी गाइस नाल ही तुसीं अगर रिटेन अर्निंग हैगा वा या फिर ट्रांसफर टू रिजर्व आ वो भी माइनस कर सकते हमने लास्ट जो बचदा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आ लास्ट पैसा इक्विटी वास्ते बचदा डिबेंचरां नूं इंटरस्ट देता गवर्नमेंट नूं टैक्स देता प्रैफरेंस शेयर्स नूं डिविडेंड देता लास्ट हुण मेरी गल ध्यान नाल सुनो
ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਇਹਨਾਂ ਅਪਰੋਚਿਸ 'ਚ ਟੈਕਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਪਰੋਚਿਸ ਦੀ ਐਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆ ਕਿ देयर इज नो टैक्स। ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਨॉट ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਿਰਫ ਇੰਟਰਸਟ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਰਜਤ ਜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਰਨਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰ ਆ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ EBIT ਮਾਈਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਨॉट ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਇਨ ਦਿਸ ਕੈਪੀਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਥਿਊਰੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੇ? clear? But one and the same thing, answer will be the same because when there will be no taxes, there will be no preference shares, then their amount will be zero. ठीक है, clear है भाई बच्चों? second approach clear है? ठीक है। third approach है जी राजे, हाँ जी बिस्कुट खत्म हो गए? अच्छा ऊपर टाइगर वाले पे देखो देखो बेटा बिस्कुट ले आते बेटे, गल भी नेक्स्ट थर्ड हैगा जी, थर्ड पॉइंट हैगा वा व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड थ्योरी, ये हैगी है जी द ट्रेडिशनल अप्रोच। बस भाई बेटा प्लीज, द ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच की कहती है बेटे? ट्रेडिशनल अप्रोच की कहती है, देखो फर्स्ट अप्रोच की कहती सी, फर्स्ट की यस अ कंपनी शुड यूज मोर एंड मोर डिवेंचर्स। हाँ इफ द बिल्कुल इट्स एब्सोल्युटली राइट जो रजत जी कह रहे हैं कि अगर कंपनी चाहती है कि कंपनी की वैल्यू ऑफ फर्म वधे एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटे then a company should use more and more debenture। दूजी अप्रोच की कहती सी हाँ कि अगर तुम डिबेंचर ਵਧਾਣੇ भी हो घटाने भी हो तो ਉਹਦੇ ਤੇ कोई फर्क नहीं पऊगा किहदे ते वैल्यू ऑफ फर्म ते, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ते फर्क फिर भी पै सकदा, वैल्यू ऑफ फर्म ते नहीं पऊगा। थर्ड ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि दोनों अप्रोचेस अपने अपने लैवल तक सही ने। ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि यू शुड यूज द डिबेंचर्स एंड शुड इंक्रीज द डिबेंचर्स अप टू अ लैवल, एक लैवल तक ਵਧਾਓ, उस तो बाद अगर ਵਧਾਣੇ हो then it will be harmful for your organization। ठीक है ना, एक लैवल तक थोड़ी जिहड़ी वैल्यू ऑफ फर्म आ वो ਵਧੂਗੀ, लेकिन अगर तुसी उस तो बाद भी ਵਧਾਈ जाओगे तो ਉਹਦਾ वैल्यू ऑफ फर्म ते उल्टा इफेक्ट पै जाएगा। राइट, ये चीज़ समझाते हैं। हुण इहनूं प्रैक्टिकली करके किवें दिखाना पैना, आपां नूं ना 3 सिनारियो बनाने पैने आ बेटे। तुसी कोई भी मतलब जिद्दां मैं एग्जाम्पल लैण लगा जिद्दां तुसी देखो, तुसी EBIT लै लो 50,000 एग्जाम्पल, 3 सिनारियो आप बनाते। ठीक है, ये 1 लाख के डिवेंचर यूज कर लो, ये 2 लाख के डिवेंचर यूज कर लो, ये 3 लाख के डिवेंचर यूज कर लो। आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, मैं समझाना चाहना थानू, प्रैक्टिकली कहने हो तो एक सम विचों करवा देना थानू प्रॉपर। दिस इज नॉट द वे एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, सिर्फ मैं क्वेश्चन की गल की सी। देखो एक सम प्रॉपर करा देंगे, इट इज़ बेनीफिशियल फॉर यू। कई बार जिहड़ियां एंटीसिपेटरी फिगर्स होंदियां ने उहदे च आंसर नहीं आता। हाँ जी बेटे करा देखो बेटे
मैं करवा रहा बेटे 16वीं इलस्ट्रेशन करवा रहे हैं जिस ऑपरेटिंग इनकम हैगी 2 लाख की मिल गया कोई गल नहीं टेंशन ना लो मैं इतने सामने लिख देना सारे सामने लिख देना देखो बेटे जी थर्ड अप्रोच सानू की कहती है कि कंपनी नू जिहड़े डिबेंचर आ दे शुड बी यूज अप टू अ लैवल अगर तुसी उस तो ज़्यादा डिबेंचर यूज करोगे दैन कंपनी दी वैल्यू ऑफ फर्म ते नैगेटिव इंपैक्ट पऊगा एक लैवल तक तो इन्हें दोनों अप्रोचेस नू ही ठीक ठहराया वा ये कहती है एक लैवल तक डिबेंचर बढ़ाओ उस तो बाद डिबेंचर ना बढ़ाओ ठीक है अगर एक लैवल तक बढ़ाओगे इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन बट आफ्टर दैट इट विल हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन इट राइट ठीक है हुण देखो इस अप्रोच नू ट्रेडिशनल अप्रोच नू आपां किवें एग्जाम्पलीफाई कर सकते हैं मैं एक एग्जाम्पल लै रहा देखो आप 3 केस बना ले 3 केसिस दे विच जिहड़ी आपां EBIT लई आ जिन्होंने नैट ऑपरेटिंग इनकम भी कह दिंदे आ या कुछ भी आपां कह सकते हैं वो आपां लई आ पहला when we are using no debt second one when we are using 4 lakh debenture 5% डिबेंचर मतलब इन्हां दा जिहड़ा ब्याज आ दैट इज ऑफ 5% then the third type is when we are using debentures of 6 lakh this is 6% debenture right देखो हुण इहदे च की आ साडे कोल EBIT हैगी आ बेटे 2 लाख की फॉर एग्जाम्पल हाँ जी हुण पहले केस दे विच असीं डिबेंचर यूज नहीं करते दैन आपां नूं इंटरस्ट पे करन दी लोड़ पऊगी नो देयर विल बी नो इंटरस्ट ऑन डिबेंचर राइट दूजे केस दे विच वी आर यूजिंग द डिबेंचर्स ऑफ 5% तो 4 लाख का 5% कितना होगा जी 20,000 ठीक है थर्ड केस दे विच कितना होगा 36,000 6 लाख ते 6% राइट ये आ जाऊगा साडा अर्निंग बिफोर टैक्स या तुसीं इहनूं ये भी कह सकते हो क्योंकि टैक्स तो ये हुंदा ही नहीं ठीक है ना तो तुसीं इत्थे ऑलमोस्ट निबड़ भी जानी है गल हाँ अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी क्योंकि देखो देयर इज नो टैक्सेस देयर इज नो प्रेफरेंस डिविडेंड तो इहनूं सीधा तुसीं हुण अर्निंग अवेलेबल टू सारा करन दी लोड़ नहीं हैगी वैसे लिखना चाहते हो लिख भी सकते ये आ गई तुहाडी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर राइट जी 2 लाख 1,80,000 करो माइनस सर 1,64,000 1,64,000 राइट ये साडी आ गई जी अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर ठीक है उस तो बाद नैक्सट आपां नूं बेटे इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट जिहड़ा दिता होया वा दैट इज ऑलरेडी गिवन इट टू अस वो हैगा इक्विटी इहनूं आपां इत्थे अंडरलाइन कर लैंदे हां इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है जड़ा वो सानू दिता होया बच्चों 10% 11% 13% क्योंकि अंडरस्टूड जी गल आ जो तुसी डिबेंचर्स ज़्यादा तो ज़्यादा यूज़ करते हो तो इक्विटी की भी आपां नूं रिटर्न वधानी पैंदी है ठीक है क्योंकि उन्होंने ब्याज भी बताया सो हुण आपां अगर एस कढ़ना होवे डिबेंचर तो सानू गिवन आ कि कंपनी कितना यूज़ कर रही अगर असीं एस कढ़ना होवे मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स कढ़नी होवे तो तुहानू पता ही है इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट की हुंदा वा उहदा फार्मूला की हुंदा EBIT माइनस इंटरस्ट मतलब अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू 100, यही होंगे फॉर्मूला, ठीक है, इंटू 100। हुण ऑलरेडी सानू इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट इस केस दे विच दिता है 10%, जो कि इज इक्वल टू होगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी हैगी है 2 लाख दी। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितनी है, असी कढ़नी है ऐसा सी कैलकुलेट इंटू 100, ये आ गई जी 20 लाख, ठीक है। हुण 20 लाख आ गई बेटे, साडी वैल्यू ऑफ फॉर्म कितना आती होंदी है एस प्लस डी, इदां ही आती होंदी है, पहला फॉर्मूला ही यूज करना। हुण अंडरस्टूड जी गल आ, अगर वैल्यू ऑफ फॉर्म आ जिहड़ी वो एस प्लस डी आ, देखो एस आ गया 20 लाख, डी हैगा 0, तो साडी वैल्यू ऑफ फॉर्म कितनी आ गई 20 लाख। पहला पॉइंट क्लीयर होया। हुण दूसरे पॉइंट 'च असीं डिबेंचर वधाते, दूसरे पॉइंट 'च जिहड़ा असीं एस कैलकुलेट करांगे 11%, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अर्निंग अवेलेबल कितना बचा इक्विटी वास्ते 1,80,000 डिवाइडेड बाय एस इंटू 100, 1,80,000 डिवाइड करके कितना आया साडा, ये आ गई बेटे अपनी 16,36,363, 16,36,363, राइट। ये साडी एस आई है, ये साडी एस आई है। वैल्यू ऑफ फॉर्म हुंदा एस प्लस डी, सो 16,36,363 प्लस डिबेंचर असीं यूज कर रहे हैं कितने दे 4 लाख, ये आ गया 20,36,363। एज यू कैन सी कि जदों असीं वधाए डिबेंचर तो उहदे नाल वैल्यू ऑफ फॉर्म वधी। हुण आपां होर वधा लए, हुण देखदे हुण आपां जदों होर वधाए 13%, 1,64,000 डिवाइडेड बाय एस इंटू 100, तो एस की वैल्यू आ गई साडी 12,61,538, 12,61,538 रुपए। तो जदों असी वैल्यू ऑफ फॉर्म कड्डी एस प्लस डी 12,61,538 प्लस किन्ने दे डिबेंचर यूज कर रहे हैं तुसीं 6 लाख, ये थोड़ी आ गई 18,61,538 दी। एज यू कैन सी हैंस प्रूव्ड कि अगर कंपनी ज़्यादा ही डिबेंचर यूज करती जाती है दैन इट विल बी देयर विल बी एन हार्मफुल इफेक्ट on the value of firm of an organization। समझ आ गई मेरी गल। सो डिबेंचर शुड बी यूज अप टू ए लैवल, जी मतलब थर्ड अप्रोच आ उन्हें दोनों अप्रोचेस का ही मान रख लिया। पहली अप्रोच भी सही है लेकिन अप टू ए लैवल, बियॉन्ड दैट लैवल सैकेंड अप्रोच सही है। समझ आ गई मेरी गल, ठीक है। हुण लास्ट अप्रोच फोर्थ अप्रोच वो हैगी है जी MM अप्रोच। MM अप्रोच इनू ना कसदा वा बाद चो ना, ये किद्दां घुम जांदा वा, फिर उहदे नाल हिलूगा नहीं। वैसे ठीक बनती भी ये तो चलो एडिटिंग कर ही देनी। पता लग गया बेटे थानू ग्लो का कोई नहीं समझ आ रहा, कला वीडियो तो समझ आ रहा वा। लास्ट अप्रोच हाँ जी भाजी बेटे क्लीयर है ना बच्चे थानू, बस लास्ट अप्रोच MM अप्रोच। उस तो बाद फिर ये फैक्टर्स ने वो मैं करा दूंगा, कोई गल नहीं। मेन ये आ रहा जी फैक्टर्स तो थ्रैटिकल आओ तो मेरी 5 मिनट की गेम है, मैं करा दूंगा। नेक्स्ट करावा जी MM अप्रोच, बस बेटे लास्ट बेटे मैं थोड़ा ये कह रहा सीगा हुण तुसीं एग्जैक्ट प्लीज़ 6:30 बजे सारे आ जाया करो।
ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਐਡਿਟ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੇ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣੀ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਐਡਿਟ, ਦੱਸ ਦੇਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਈ ਕੋਈ ਐਪ ਹੋਊਗਾ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, VN ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਜੀ फोर्थ अप्रोच। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਬਸ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ फोर्थ अप्रोच ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ फोर्थ अप्रोच ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਮੋਡਗਲਿਨੀ ਐਂਡ ਮਿਲਰ ਅਪਰੋਚ, ਜਿਹਨੂੰ MM ਅਪਰੋਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਅਪਰੋਚ, ਸੁਣੋ ਜੀ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਟੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਅਪਰੋਚ। ਹੁਣ ਮੋਡਗਲਿਨੀ ਐਂਡ ਮਿਲਰ ਅਪਰੋਚ ਮਤਲਬ MM ਅਪਰੋਚ, ਦੇਖੋ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਬੇਟੇ, ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਕਸਿਸ ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਡਿਬੈਂਚਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਪੀਟ। EBIT ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਟਰਸਟ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੀਗਾ EBIT, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫॉर ਯੂ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ, 40,000 ਦੇ ਮੈਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਖਰੀਦਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ 40,000 ਆ, 4 ਲੱਖ ਦੇ 10%। ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਿਆ 60,000 EBT। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ MM ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਟੈਕਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਦਾ 50% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਲਮੋਸਟ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜਾਂ 40%, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ 30,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਟੈਕਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ? 30,000 ਅਰਨਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਤੇ ਡਿਵੀਡੈਂਡ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 30,000 ਬਚਿਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ ਟੂ ਮੀ। ਅਗਰ ਆ 40,000 ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਾ, ਮੈਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਣਾ ਸੀ ਇੱਥੇ? 1 ਲੱਖ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਕਸ ਕਿੰਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ? 50,000। ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਚਣਾ ਸੀ? 50,000। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ ਬੱਚਿਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚ ਸ਼ੋਜ਼ ਯੂ ਕਿ ਵੈਨ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਟੈਕਸਿਸ ਅ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੋਰ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਡਿਬੈਂਚਰ। ਰੀਜ਼ਨ ਬੀਇੰਗ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵਾ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਫਰਕ ਦੇਖਿਓ, ਟੈਕਸ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ 40,000 ਦਾ ਵਿਆਜ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਸਿਰਫ 20,000 ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਪਲੀਜ਼ ਪੁਆਇੰਟ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤੇ ਹਾਫ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੈਂਚਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕਰਨਾ ਸੀ 30,000, ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਪੇ ਕੀਤਾ 50,000, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 20,000 ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲੇ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇਫ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਟੈਕਸਿਸ ਦੈਨ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂਜ਼ ਡਿਬੈਂਚਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹ ਖਰਚਾ ਵਾ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕਾਸਟ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਬੈਂਚਰਾਂ ਦੀ, ਅੱਧੀ ਕਾਸਟ। ਜੇ ਆਪਾਂ 40,000 ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੈਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਕੌਨਸੈਪਟ 50% ਟੈਕਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਖਰਚਾ 50% ਹੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਿਓ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ 50 ਬਚਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ 30 ਬਚਿਆ ਸੀ, ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ? 20 ਦਾ। ਦਿੱਤਾ ਕਿੰਨਾ? 40। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਕੋ ਪੈਸਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਜ ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ? ਤੁਸੀਂ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ, ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੋਗੇ? ਸਮਝ ਆਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ? ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਫ ਦੇयर इज अ टैक्सेस then there must be a proper utilization and more utilization of debenture, right?
हाँ जी रजत जी MM अप्रोच ये कहती है, कोई गल नहीं, आई एम हेयर फॉर यू। MM अप्रोच ये कहती है कि इफ देयर आर टैक्सेस देयर मस्ट बी मोर यूज ऑफ डिबेंचर्स, इट इज़ बेनीफिशियल फॉर द, तो जे टैक्सेस नहीं है दैन नहीं, फिर नहीं ज़्यादा यूज करना। ये दो तरह दियाँ हुण आपां वैल्यूएशन ऑफ फर्म कड्डांगे। एक हुंदी है लीवरेज्ड फॉर्म, एक हुंदी है अनलीवरेज्ड। बेटे लीवरेज ते अनलीवरेज्ड फॉर्म का डिफरेंस पता तुहानूं? लीवरेज का मतलब हुंदा व्हेन द कंपनी और अ फॉर्म और अ ऑर्गेनाइजेशन इज यूजिंग द डिफरेंट प्रपोर्शनस ऑफ वेरियस सोर्सिस ऑफ फाइनेंस। जिद्दां तुसीं डिबेंचर यूज कर रहे हो विद इक्विटी। अनलीवरेज का मतलब हुंदी है कि तुसीं सिर्फ इक्विटी यूज कर रहे हो, यू आर यूजिंग ओनली इक्विटीज। प्लीज लिसन टू मी गाइस, वैन यू आर यूजिंग ओनली द इक्विटी, जो तुसीं सिर्फ इक्विटी यूज कर रहे हो वो हुंदी है अनलीवरेज्ड, सिर्फ मालकां दा पैसा यूज हो रहा है। ਇਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਕੁਇਟੀ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਡਿਬੈਂਚਰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਫਰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ EBIT, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੱਸਦਾ ਸੌਰੀ ਅਨਲੀਵਰੇਜ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ EBIT ਓਵਰ KE 1 माइनस T, क्योंकि देयर इज अ टैक्स। आ फॉर्मूला तुसीं ऑलरेडी कर चुके हो, किहड़ी अप्रोच कीता सी? सैकेंड अप्रोच दे विच, ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच दे विच। एक गल याद रखियो, इत्थे मैं KE की जगह KO भी लिख सकदा, क्योंकि इत्थे जिहड़ा KE आ इज इक्वल टू KOR, रीजन बीइंग कंपनी सिर्फ इक्विटी यूज कर रही है, तां ओवरऑल कॉस्ट आ जिहड़ी वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है। समझ गए ना मेरी गल? वैसे ओवरऑल कॉस्ट आ जिहड़ी एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू कि वो इन्हां नूं मिला के बनदी है इस अप्रोचेस दे विच, इन्हां थ्योरीज दे विच। वैसे तो चलो इस प्रैफरेंस भी यूज होंदे ने रिटेन अर्निंग, बट इन्हां थ्योरीज दे विच ओवरऑल कॉस्ट होंदी है KE प्लस KD, लेकिन हेयर वी आर नॉट यूजिंग द डिबेंचर, सो योर KE इज इक्वल टू KO, राइट? हाँ जी सर, हुण तुसीं दसो, ठीक है। नैक्सट लीवरेज्ड फॉर्म आ जिहड़ी, लीवरेज्ड फॉर्म मतलब यू आर यूजिंग द डिबेंचर ऑल्सो, इक्विटी तो तुसीं यूज कर ही रहे हो, यू आर यूजिंग द डिबेंचर ऑल्सो। ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ वैल्यू ऑफ फॉर्म का फॉर्मूला आ तो हैगा ही आ, वैल्यू ऑफ अनलीवरेज प्लस टैक्स इनटू डिबेंचर। सपोज करो तुसीं 2 लाख के डिबेंचर, मैं एग्जांपल दे दिना, EBIT सपोज करो साडी 1 लाख दी आ, ओवरऑल कैपिटलाइजेशन रेट हैगा या ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हैगी 10%, टैक्स रेट हैगा 0.5, डिबेंचर तुसीं यूज कर रहे हो 4 लाख दे, टैक्स रेट हैगा 0.5, ठीक है। इत्थे जिहड़ा टैक्स रेट लगना वा, इत्थे 1 माइनस टैक्स रेट लगना, ठीक है बेटे। यानी कि जिहड़ी वैल्यू ऑफ लीवरेज फॉर्म हुंदी आ वो हुंदी आ वैल्यू ऑफ अनलीवरेज्ड फॉर्म प्लस TD। आ फॉर्मूला बेटे जिहड़ी वैल्यू ऑफ अनलीवरेज्ड फॉर्म आ वो आही आ, मतलब मैं ये की आ, ये हैगा वैल्यू ऑफ अनलीवरेज्ड फॉर्म दा फॉर्मूला, जिस आपां यूज नहीं करते, ठीक है ना बेटे। तो इनू इदां लिख सकते, ठीक है बेटे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज। उस तो बाद एक छोटा जिहा टॉपिक है जिहड़ा इहदे विच होर पुछ लिया जाता वा, बहुत सिंपल आ कि कैपिटल स्ट्रक्चर नूं किहड़े-किहड़े फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। हुण मैं तुहानूं दस ही दिता, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पुछ लिया जाता, मैं तुहानूं दस, हाँ जी आ वा देखो बेटे, फैक्टर्स इफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, सिर्फ 2-3 मिनट का क्वेश्चन है, प्लीज इन्हों ध्यान। फैक्टर्स, रीजन्स, डिटर्मिनेंट्स, दे ऑल आर द सिनोनिम्स, राइट। नैक्सट हुण देखो ये की आ, देखो मनीष जी प्लीज लिसन टू मी, किहड़े-किहड़े फैक्टर्स ने जिहड़े साडे कैपिटल स्ट्रक्चर नूं इफेक्ट। कैपिटल स्ट्रक्चर हुंदा की है पहलां सुन लो कि किहड़े-किहड़े डिफरेंट तरह के सोर्सिस तुसीं अपने ऑर्गेनाइजेशन च यूज कर रहे हो, डिबेंचर, इक्विटी, प्रैफरेंस, किदां दे सोर्सिस। सो ये पहला डिपेंड करता फाइनैंशियल लीवरेज ते।
फाइनैंशियल लीवरेज की कहता वा कि कंपनी ने इक्विटी भी यूज़ करनी चाहिए, प्रैफरेंस भी यूज़ करना चाहिए, डिबेंचर भी यूज़ करने चाहिए, लेकिन इस फॉर्म च यूज़ करने चाहिए ने कि कंपनी की वैल्यू ऑफ फॉर्म बढ़े तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल घटे, मतलब एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर प्रपोर्शन। उस तो बाद ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल, अगर थोड़ी सेल स्टेबल आ दैन कंपनी नूं डिबेंचर यूज़ करने चाहिए, क्योंकि थोड़े कोल तुसी इस पोजीशन चो कि तुसी परमानेंट इंटरस्ट पे कर सकोगे, क्योंकि इन्हों देना पैंदा इंटरस्ट, राइट। तीजा पॉइंट की है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के पॉइंट ऑफ व्यू ना थानू डिबेंचर यूज़ करने पैंदे हैं, क्योंकि यदी कॉस्ट घट पैंदी है, कोई प्रोस्पैक्टस नहीं इशू करना पैंदा, कोई नोट्स नहीं इशू करने पैंदे, ठीक है ना। इन दैट केस इट इज़ बेनीफिशियल फॉर इट, ठीक है। बेटा जस्ट 2 मिनट रुक जा, मैं ही तेन छड्ड के आऊँगा, 2 मिनट रुक जा बस, मैं छड्डिया ना 2 मिनट, मैं 2 मिनट बस, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट, 2 बेटा 2 मिनट यार, तू मैनू करन ही नहीं दे रहे, 2 मिनट बस करिए ऑन राजे, जस्ट 2 मिनट। थर्ड पॉइंट है राजे, थर्ड पॉइंट है रिस्क। अगर तुसी ज़्यादा रिस्क लै सकते हो दैन थानू इक्विटी शेयर होल्डर्स च इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब थ्रू इक्विटी शेयर होल्डर, क्योंकि वो रिस्की होंगे। लेकिन अगर तुसी एक प्रॉपर इन्वेस्टर प्रॉपर रिटर्न चाहते हैं दैन उन्होंने डिबेंचर यूज़ करने चाहिए। कैश फ्लो अवेलेबिलिटी, अगर कंपनी की कैश फ्लो अवेलेबिलिटी चंगी आ कि हमेशा कैश फ्लो बनया रहना वा दैन अ कंपनी शुड यूज़ डिबेंचर्स, क्योंकि तुसी परमानेंट इंटरस्ट पे करने की कैपेबिलिटी है। नेचर एंड साइज ऑफ फॉर्म, अगर कंपनी का साइज ते नेचर वड्डी आ दैन कंपनी नूं इक्विटी शेयर यूज करने चाहिए, ठीक है। उस तो बाद बहुत ही सिंपल जे पॉइंट्स ने राजे। कंट्रोल, अगर तुसी कंट्रोल अपने हत्थां च रखना चाहते हो दैन कंपनी नूं इक्विटी शेयर इशू करने चाहिए, क्योंकि उहदे नाल कंट्रोल अपने हत्थां च, मिनीमम डिबेंचर ज़्यादा देखो, जे अगर बंदे चाहते हैं कि कंट्रोल कुछ हत्थां च रहे दैन उन्होंने डिबेंचर ज़्यादा यूज़ करने चाहिए, इक्विटी घट, क्योंकि जिन्ने ज़्यादा तुसी इक्विटी करोगे उन्ना ही कंट्रोल आ जिहड़ा वो फ्लक्चुएट हो जाऊगा। उस तो बाद फ्लैक्सीबिलिटी, अगर तुसी चाहुंदे हो कि तुहाडी डिसीजन आ जिहड़े फ्लैक्सीबल रहन तो आपां ज़्यादा बंदे ऐड नहीं कर सकते मालकां च, क्योंकि अगर तुसी इक्विटी शेयर इशू कर दिंदे हो ना तो मालक ऐड हो जाते हैं, सारे मालक बन जाते हैं, फिर कोई डिसीजन चज नाल लिया नहीं जाता। अगर डिसीजन लेना प्रॉपरली थोड़े बंदे रखने आ दैन कंपनी डिबेंचर इशू करती है, क्योंकि वो कंपनी के मालक नहीं बनते, वो कंपनी के क्रेडिटर्स बन जाते हैं, ठीक है। उस तो बाद रिक्वायरमेंट ऑफ इन्वेस्टर, कई बंदे चाहते हैं रेगुलर रिटर्न, उन्होंने डिबेंचर सही है। कई बंदे चाहते हैं लास्ट च पैसा मोटा बचे, उन्होंने इक्विटी या प्रैफरेंस सही है। उस तो बाद एसेट स्ट्रक्चर, जे तुसी पैसा यूज़ करना वा एसेट खरीदण वास्ते दैन थानू इक्विटी यूज़ करना चाहिए, जे तुसी डेली के खर्चों वास्ते पैसा चाहिए वा थानू दैन थानू डिबेंचर यूज़ करने चाहिए। उस तो बाद पीरियड ऑफ फाइनांस, जे थानू लॉन्ग टर्म वास्ते चाहिए वा दैन थानू इक्विटी यूज़ करना चाहिए, जे थानू शॉर्ट टर्म वास्ते चाहिए वा दैन थानू डिबेंचर यूज़ करने चाहिए, ठीक है। उस तो बाद कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन, इक्विटी शेयर होल्डर प्रैफरेंस शेयर होल्डर नूं इशू करन दी कॉस्ट ज़्यादा हुंदी है, जिन्हों कहते हैं कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन। इसलिए थानू अगर कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन की गल करिए तो थानू डिबेंचर यूज़ करने चाहिए, ठीक है। टैक्स रेट के पॉइंट ऑफ व्यू नाल, टैक्स रेट के पॉइंट ऑफ व्यू नाल, टैक्स रेट के पॉइंट ऑफ व्यू नाल थानू डिबेंचर यूज़ करने चाहिए, क्योंकि सानू टैक्स का बेनीफिट मिल जाता, टैक्स नूं खर्चा पा सकते हैं असीं, ठीक है। तो लास्ट है परसनल कंसीडरेशन, कई डिबेंचर ईजी लगते हैं इशू करने, कई मतलब क्योंकि कई चाहते हैं कि सानू लगातार ब्याज मिले, इंटरस्ट मिले, सो उस पॉइंट ऑफ व्यू नाल उन्होंने डिबेंचर। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहां कैपिटल स्ट्रक्चर के किहड़े-किहड़े फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, आ सिंपल फैक्टर्स ने, ये सानू सारे माइंड च रखने पैंदे ने। इन्वेस्टर की चाहता वा, कंपनी की चाहती है, वो सारे फैक्टर्स माइंड च रख के सानू पता लगता कि सानू की फाइनांस किवें अपनी ऑर्गेनाइजेशन नू फाइनांस करना चाहिए, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू।